Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, 9th क्लास के अंदर आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस में किया था कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, बताया था ना मैंने। बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये आपके पूरे 9th 10th, आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपको लाइन नहीं पता होगा, आपका एंगल नहीं पता होगा, तो आप कोई भी ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक ही कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा लाइन और एंगल से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको लाइन पता है, एंगल पता है, तभी आप ज्योमेट्री के फिगर बना पाएंगे, ज्योमेट्री से रिलेट कर पाएंगे उन सब चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सारी चीज़ें बेसिक से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स इनसाइड एकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो लाइन क्या होती है? लाइन अगर मैं नॉर्मली ऐसे समझाऊं आपको, सिंपली ये लाइन है, जी हाँ ये लाइन है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? लाइन है। क्या इसकी कहीं ऊपर आप कोई और डायरेक्शन दिख रही है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी में जाएगी। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। मतलब लाइन ये तो नहीं है कि दो पार्ट्स बन रहे हैं इसकी, एक लेंथ बन रही है, एक इसकी ब्रेड्थ बन रही है, नहीं बन रही है ना। सिर्फ इसकी क्या है, एक लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। यानी कि सिर्फ लेंथ है। अगर किसी भी फिगर की सिर्फ लेंथ है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो वन डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है? वन डायमेंशनल। लेंथ और ब्रेड्थ होती है तो कैसा होता है? टू डायमेंशनल फिगर होता है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही हो जाती है तो कैसा हो जाता है? थ्री डायमेंशनल फिगर। मतलब थ्री डायमेंशंस है। डायमेंशंस मतलब उसकी साइड्स थ्री हैं, लेकिन यहाँ पे तो इसकी साइड क्या है? एक ही है, डायमेंशन एक ही है। तो इट मीन्स डेफिनेशन यहीं से निकल के आ जाएगी कि लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर having only length, having only length। having only length का मतलब क्या है? आप ये भी लिख सकते हैं कि विदाउट ब्रेड्थ, कि इसकी ब्रेड्थ नहीं है, सिर्फ क्या है? लेंथ है। या ब्रेड्थ लेस भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, लेकिन सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, और हम दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड एक्सटेंडेड इनडिफाइनाइटली। इनडिफाइनाइटली मतलब हमें नहीं पता, कहीं तक भी हम इसको दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंडेड इनडिफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब यहाँ से भी मैं इसको इनडिफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती हूँ लाइन को, और इस डायरेक्शन में भी मैं इनडिफाइनाइटली क्या कर सकती हूँ? एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो ये हमारी क्या बनेगी फ्रेंड्स? लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। अब लाइन से ही सारी चीज़ें निकल के आएगी। लाइन के बाद होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है। ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन का ये पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब इसके दो एंड पॉइंट्स हमें पता है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स के हमें बारे में पता है। अगर किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में आप जानते हैं तो उसको वो लाइन ना बन के वो क्या बन जाती है? आपकी लाइन सेगमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी? a part of line having two end point, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? या बोथ द एंड पॉइंट्स, जिसके दोनों ही एंड पॉइंट्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और ऐसे जनरली लाइन की नोटेशन क्या होती है अगर देखें तो हम, जैसे ए और बी, कोई भी लाइन है, ये ए है, ये बी है, अभी इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये नोटेशन। लेकिन हम जनरली लाइन को हमारी बुकिश लैंग्वेज में हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। एल हो जाए, एम हो जाए, एन हो जाए, तो ये जनरल नोटेशन हो जाती है। एल एम एन की हमारी जनरल नोटेशन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। अब लाइन सेगमेंट को डिनोट करेंगे तो क्योंकि इसके तो कहीं तक भी नहीं जा रही है, मतलब एक्सटेंड तो हम कहीं भी नहीं कर सकते इसको, यानी कि इसके दोनों एंड पॉइंट है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे? सिंपली ए बी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? सिंपली ए बी से भी इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या भी लगा देते हैं? इसके ऊपर बार भी हम लगा देते हैं, बार, सिंपली क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है कोई भी, तो इसकी डायरेक्शन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रे क्या होती है। रे
रे, ये भी क्या है, अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट के तो क्या थे, दोनों एंड पॉइंट्स थे, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स थे, लेकिन रे का क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रे में, जैसे ये है, ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा ए, और दूसरी डायरेक्शन में क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, कहीं तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो एंड पॉइंट ये भी हो सकता है, और लेफ्ट साइड में क्या बताइए, इंक्रीज़ होती जाए। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का साइन क्या है, ए बी के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एरो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रे हो जाएगी। लाइन समझ आया, लाइन सेगमेंट समझ आया, रे समझ आया। अब बात करते हैं एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, चलिए अब अगर मैं बात करूं, बीच में थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स मान लीजिए, 3 पॉइंट्स का हम उठा लेते हैं मुद्दा यहाँ पे अपना, कि कोई भी पॉइंट्स 3 है या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अब ये कोलिनियर कहाँ से आ गया, कोलिनियर बताऊंगी, आर सेड टू बी कोलिनियर, कि पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स if they lie on the same line, they lie on the same line, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई है, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। आई चीज़ें समझ में अच्छे से, अब बढ़ें, चलिए अब करते हैं एंगल हमारा, एंगल्स। रे पता चल गई, अब आपको रे पता चल गई। ठीक है, अब जब आपकी रे एक पॉइंट से क्या हो जाती है, ओरिजिनेट होती है, जब आपकी रे एक फिक्स पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वो क्या बनाती है, हमारा एंगल बनाती है। ठीक है, एंगल कब बनता है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट मतलब जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट पे लाई करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। देखना कैसे, ये एक रे है, ठीक है, इस पॉइंट से जा रही है, तो दूसरी रे भी इसी पॉइंट से जाएगी, तो दोनों रे जब भी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट बनती है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप आता है, इस गैप को क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। आई चीज़ें समझ में, तो एंगल क्या होता है, व्हेन टू रे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज फॉर्म्ड एंगल। जब दोनों रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, एक ही पॉइंट से पैदा होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। अब जो रे एंगल बनाती हैं, अब जब रे हमारी एंगल बनाने लग जाती है, तो उसको वो एंगल ना रह के वो क्या बन जाती है, आर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, आर्म बन जाती है। जब कोई भी रे एंगल बनाती है तो वो रे ना रह के वो क्या बन जाती है, आर्म। अब ये क्या है, आर्म है, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है। ठीक है, और जो एंड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। तो आर्म्स कितनी होगी इसकी, 2 ही आर्म्स होगी, और इसका एंगल कितना हो गया, ए। तो ये भी इसकी आर्म्स, ये आर्म्स, क्या ये होगी इसकी आर्म्स। ठीक है, आई चीज़ें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि एंगल किस किस टाइप के हो सकते हैं, एंगल किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो देखिए क्या क्या टाइप हो सकते हैं एंगल के। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम सारी चीज़ें, पूरा बेसिक हम आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, देखिए किस किस टाइप के एंगल हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्यूट एंगल, फिर बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, फिर बात करेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फिर बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 से छोटा होता है, जो एंगल पॉजिटिव और 90 से छोटा, यानी कि जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है एंगल। जो एंगल मान लीजिए थीटा एंगल है, जो एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करता है, वो एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है हमारा, अक्यूट एंगल। तो यानी कि
ये अगर कोई भी आर्म है और ये एंगल बन रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 से कम का है ना, मान लीजिए कितने का है 30 का है, तो ये कैसा एंगल होगा हमारा, अक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करें ऑब्ट्यूज एंगल। अब राइट एंगल तो सबको ही पता है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो एंगल कितने का होता है 90 का होता है, जो कितने का होता है 90 का होता है, उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है वो एंगल हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज। तो ये एंगल क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। आई चीज़ समझ में। स्ट्रेट एंगल, जो एंगल कितने का होता है 180 का होता है। अब देखिए एंगल हमेशा बनाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, वॉच की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको क्लॉकवाइज, एंटी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से एंगल बन रहा है, तो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, ये 180 का बन रहा है। तो ये कैसा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो उसको कैसा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल फिर कैसा बनेगा, ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कैसा एंगल होगा ये हमारा, रिफ्लेक्स एंगल हमारा होगा। आई बात समझ में, कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लाइन बना रही है, देखिए देख लीजिए, ठीक है। ये कोई भी लाइन बना रही है मान लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, जो हमारा 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होगा वो एंगल हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। 180 और 360 के बीच में, यानी कि 180 से बड़ा 220, 200, 340, 300, 360, 350, ये सारे एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। 350 तक के एंगल, 359 तक के एंगल, छोटा लेना है ना हमें इससे, तो ये सारे एंगल हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। आई बात समझ। अब बात करते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, दो चीज़ें और निकल के आती हैं हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है। सम ऑफ एंगल्स इज 90। तो उन एंगल को हम क्या बोल देंगे, वो एंगल हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना है 90। तो ये एंगल हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन एंगल का सम ऑफ एंगल्स अगर 180 हो जाता है, अगर एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये मान लीजिए आपका है 120, ये मान लीजिए आपका 60, तो 60 + 120 कितना हो गया 180। तो जिन दो एंगल का सम आपका 180 हो जाता है वो एंगल आपके क्या होंगे फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एंगल किस पे बनता है, एंगल, दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। अब फिलहाल दो एंगल, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल यूज होंगे। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल कि एंगल एडजेसेंट कब होंगे, दो एंगल की बात करें, दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, यानी कि हमें दो एंगल बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये अब देखिए ये जो आर्म है ये इस एंगल में भी कॉमन है और ये आर्म इस एंगल में भी कॉमन है ना। ये मान लीजिए एंगल क्या है, बीटा है।
नीचे वाला एंगल है अल्फ़ा और ऊपर वाला एंगल आपका क्या है, बीटा है, ठीक है। अब ये नीचे वाले एंगल में भी आ रही है ये वाली आर्म, ये ऊपर वाले एंगल में भी आ रही है, यानी कि ये वाली आर्म क्या हुई, कॉमन, ये वाली आर्म क्या हुई, कॉमन, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म क्या हुई, ये वाली, नॉन कॉमन आर्म क्या हुई, ये वाली। तो जब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे आपके, इफ़ they have a common vertex and a common arm and their non-common arm are on different side of common arm। कॉमन आर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके डिफरेंट साइड में नॉन कॉमन आर्म है, एक साइड में ये है एक साइड में ये, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में आपकी क्या है, कॉमन आर्म। तो इसके एक साइड में कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म, और एक साइड में नॉन कॉमन, दूसरे साइड में दूसरी नॉन कॉमन। तो यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगी, नॉन कॉमन आर्म्स लाई करेंगी, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म कहाँ होगी, डिफरेंट साइड्स में होंगी, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ द एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स, सेम कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी क्या होगी, सेम होगी, बट नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म सेम है दोनों में, हैव कॉमन आर्म बोल सकते हैं, सेम लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। हैव कॉमन वर्टेक्स या हैव कॉमन आर्म भी बोल सकते हैं, सेम मत यूज़ करो आप, कॉमन यूज़ करो, कॉमन का मतलब जो दोनों में, ठीक है, कॉमन आर्म, बट नॉन कॉमन आर्म इज इन द डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होनी चाहिए, डिफरेंट साइड्स में, एक साइड में इधर एक साइड में इधर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अल्फा और बीटा हमारे एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। आई बात समझ में, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कौन सी है कॉमन, ये वाली कॉमन है दोनों में, ठीक है। और जो नॉन कॉमन है वो अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर रही है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज में एक क्लॉकवाइज में, एक के साथ एंगल किस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज में, एक के साथ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में। आई बात समझ, यानी कि एक एंगल अगर एंटी में बने, एक अगर क्लॉक में बने, एक एंटी क्लॉकवाइज में बने एक आर्म से और एक एंगल क्लॉकवाइज में बने, तो वो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब ये आर्म थी, इससे ये नीचे वाला एंगल तो किस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज में, और ऊपर वाला एंगल किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है ना। तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर जिसको बोलते थे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब नॉन कॉमन आर्म, जब हमारी नॉन कॉमन आर्म कहाँ पे लाई करेगी, कहाँ पे लाई करेगी, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों एंगल में, वो अगर लाइन बना दे, जैसे देखना एग्जांपल से बताती हूँ, ये मान लीजिए कॉमन आर्म है, ठीक है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है, कॉमन है, तो नॉन कॉमन, ये वाली कॉमन है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है ना। ये मान लीजिए अल्फा एंगल, ये मान लीजिए बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल है, एक्स वाई एंगल मान लीजिए, कुछ भी आपने जो मान है, ठीक है, नोटेशंस होती हैं। अब देखिए, अब दोनों एंगल में कॉमन कौन सी है, ये वाली कॉमन है, इसको नाम दीजिए मान लीजिए बी सी ए डी। अब दोनों में कॉमन कौन सी है, दोनों एंगल में कॉमन आर्म कौन सी है, बी सी कॉमन है ना, दोनों एंगल में बी सी दोनों में कॉमन है, तो नॉन कॉमन कौन सी हुई, बी ए और बी डी, दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब नॉन कॉमन आर्म आपकी क्या बना दे, लाइन बना दे, तो वो एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। कितना सम होता है हमेशा लीनियर पेयर एंगल का, 180 डिग्री सम होता है। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो व्हेन नॉन कॉमन आर्म मेक्स अ लाइन, जब नॉन कॉमन आर्म लाइन बना देती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पेयर एंगल। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, जब दो लाइन हमारी क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। देखना कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइन बात करेंगे, पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होती है हमारी इंटरसेक्टिंग। ये मान लीजिए एल है, ये मान लीजिए एम लाइन है, ठीक है। अब जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो याद कीजिए यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट याद कीजिए, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। अब बात करें पैरेलल लाइन के बीच में एंगल, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और उसका इस लाइन से एंगल निकालना है तो कितना होगा, वो 90 डिग्री। तो जो पैरेलल लाइन होती हैं उनके बीच में अगर आपने एक लाइन पे पॉइंट रखा है और दूसरी लाइन से आपने एंगल इवैल्यूएट किया है तो वो हमेशा कितना निकल के आएगा, आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन के किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस निकाला है उससे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इससे एंगल निकलेंगे। ये मान लीजिए क्या है, अल्फ़ा, ये मान लीजिए कुछ और है, ये मान लीजिए बीटा है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट में लाई करते हैं। अब अल्फ़ा के अपोजिट कौन है, ये अल्फ़ा है, इसके अपोजिट कौन है, ये नीचे वाला है ना। तो यानी कि ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अब इस बीटा के अपोजिट में क्या, ये वाला एंगल ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। तो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आई चीज़ें समझ में, कर लेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक थ्योरम्स हम कर लेते हैं। क्या है थ्योरम्स, देखिए। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देखिए एक बार क्या है, एक्सोइम्स है एक, ठीक है। बस समझाऊंगी मैं, और कुछ नहीं करना है। एक्सोइम्स है एक, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पे स्टैंड करती है, देन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल so formed is 180 डिग्री। ये क्या कह रहा है कि अगर एक रे लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, देखना ये लाइन है, इसके ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही है, ठीक है। इससे जो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम, ये मान लीजिए अल्फ़ा बना, ये मान लीजिए क्या बना, बीटा बना। आई बात समझ। तो कैसे एंगल बन गई हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, और क्या भी नाम है इनका, लीनियर पेयर एंगल भी है। क्या नाम है इनका, लीनियर पेयर एंगल। तो एक लाइन के ऊपर बन रहे तो इन दोनों का सम कितना आया यहाँ से, 180। क्या इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर कोई भी रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो उसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम हमेशा क्या होएगा, 180 डिग्री होएगा। क्या होएगा, 180 डिग्री होएगा। आई बात समझ। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, एक और एग्जाम्स निकल के आ जाएगी। क्या एग्जाम्स निकल के आ जाएगी कि अगर इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये तो क्या था, अगर वो लाइन पे स्टैंड करती है तो सम 180 होगा, लेकिन अगर दो एंगल का सम 180 है, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, अब 180 सम तो कब हो सकता है, 180 सम तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब वो कहाँ पे लाई करेगी, एक लाइन के ऊपर लाई करेगी, मतलब उनकी नॉन कॉमन आर्म भी कहाँ है, लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल इज, then the non-common arm of angle is form a line, जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, आपका लाइन बनाएगी। आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की ओर कर लेते हैं, एक बार रफ कर देती हूँ मैं इसको, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। करवा चुकी हूँ मैं वैसे, बस ये ऊपर वाली है, नीचे वाला रफ कर देती हूँ। बस यही एग्जाम्स है, यहीं से एक एग्जाम्स निकल के आएगी। क्या है, यहाँ से थ्योरम निकल के आई है। एक थ्योरम क्या निकल के आई है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं बताऊँ मैं आपको, एक क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है। अब थ्योरम है,
आपको यहाँ से भी लास्ट चैप्टर का भी यहाँ से आपको समझ आएगा। थ्योरम है, इसका नाम थ्योरम है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक बार लिख देती हूँ मैं इसको, फिर देखना। इफ़ द टू लाइन्स intersect each other then their vertical opposite angle या vertically opposite angles are equal। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकला ये चीज़ें, देखना एक बार। ये लाइन है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या जा रही है, एक रे जा रही है, अब रे जा रही है तो दो एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, तो वहाँ से उनका सम कितना होएगा 180 डिग्री। एक्सोएम्स 1 याद कीजिए, अभी की है। तो यानी कि इस थ्योरम को प्रूव करने में क्या यूज़ हुई, एक्सोएम्स यूज़ हुई। तो थ्योरम क्या होती है, जो नॉन प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव करना पड़ता है, किसकी हेल्प से, या तो पोस्टुलेट की हेल्प से या एक्सोएम्स की हेल्प से। आई चीज़ ऐसे ही इसको प्रूव करेंगे। तो ये भी कितना है, एक रे आ रही है, ठीक है। तो एंगल कितने का बना, 180 का। ऐसे ही अगर ये लाइन है, इसके ऊपर फिर से ये रे जा रही है, तो एंगल कितने का बना, 180 का। तो सारे ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हमें प्रूफ नहीं करना है इसलिए हम प्रूफ नहीं करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं स्पेशल वीडियो में बना के डाल दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मैम ये वाला अच्छे से करवा दीजिए, मीन्स इसका प्रूफ करवा दीजिए। आपका आने वाला है नहीं इसका प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में अच्छे से। चलिए एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है। देखिए फिगर बना हुआ है, एक बार फिगर बना लूँ मैं, एक बार फिगर बना लेती हूँ एक बार। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, इफ़ लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन है आपकी ए बी और ये है सी डी, ये दोनों क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। इंटरसेक्ट करेंगे तो थ्योरम क्या कहती है, उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। स्टेप बाय स्टेप करती जाऊँ। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, और ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के इक्वल। आई बात समझ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी इज़ 40। एंगल बी ओ डी ये 40 है, तो हमें पता करना है फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, ये बी है, ये ओ है, ये ई है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई मीन्स सी कहाँ है आपका, ये सी ओ ई मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है। अब साफ साफ बात है, रिफ्लेक्स है यानी कि 180 से 360 के बीच का होगा हमारा एंगल। तो सबसे पहले जो दिया हुआ देखिए, एंगल बी ओ डी कितना दिया, 40। एंगल बी ओ डी कितना दिया, 40। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ये 40 है तो ये भी क्या हो गया, 40। लिख दीजिए एज एंगल बी ओ डी इज़ 40 विच इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा लिख लेना, ठीक है। चलिए पूरा मैं ये लिख देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ। अब ये 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, लेकिन इन दोनों का सम तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, एंगल ए ओ सी कितना निकल के आ गया, 40। तो यानी कि बी ओ ई यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी तो कितना है, 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई कितना आ गया, तो एंगल बी ओ ई कितना निकल के आया, 70 माइनस 40 कितना निकल के आया आपके पास, 30। यानी कि ये एंगल कितना आ गया अब आपके पास, 30। आई बात समझ, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब हमें बस पता करना रह गया ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अब देखिए फ्रेंड, या तो आप ऊपर से निकाल लीजिए या नीचे से निकाल लीजिए। ये पूरा एंगल क्या बना रहा है, ये यहाँ से देखना, रेड लाइन से करूँ क्या, या जरूरत नहीं। ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल क्या है, लाइन के ऊपर है, तो ये पूरा क्या बनेगा, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल है ना, और ये रे जा रही है, तो लीनियर पेयर एंगल पे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये अगर 40 है तो ये कितने का बचेगा, ये कितने का बचेगा, यहाँ से 40 है तो 140 का बचेगा। कितने का बचेगा, ये वाला एंगल 140 का आपका बचेगा। हुई चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वाला एंगल कितने का बचेगा। अब हमारा नीचे वाला यहाँ से 140, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। बस आप लिखना है आपने कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लेकिन AOC तो हमें पता है कितना है 40, AOD हमें निकालना है, तो AOD कितना आ जाएगा आपके पास 140। कितना आ गया ये वाला एंगल 140। अब हमें तो निकालना क्या है COE, COE में क्या आ गया COA आ गया, AOD आ गया और DOB और BOE, सारे के सारे एंगल आ गए, इन सबको जोड़ दीजिए। तो एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल COE क्या आ गया, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOE। DOE कर दे पूरा 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो AOC कितना है 40 प्लस AOD कितना है आपके पास 140 और DOE कितना है आपके पास यहाँ से 70। तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपके पास 250। कितना आ जाएगा 250। अब आपको ये वाला स्टेप करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बोला है। अगर ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ जाए तो आपको पता है ना ये पूरा कितने का होता है 180 का होता है, तो ये 140 भी निकालने की जरूरत नहीं थी। वैसे ये पूरा 180 का, ये कितना है 70 का, 180 प्लस 70 सीधा कितना हो जाता है 250। ये मैंने इसलिए निकाल के दिखाया है कि बाई चांस आपको ये वाला एंगल पूछ ले, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बाई चांस ये वाला पूछ ले तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने। अगर पसंद आया है तो हमारे साथ बने रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।